हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं, भरोसा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे सबसे पहले, है ना। और सभी अपने अपने कार्य कर रहे होंगे, अर्थात स्कूल जा रहे होंगे। स्कूल में जो भी काम दिया जा रहा होगा टीचर्स के द्वारा वो समय पर पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि लापरवाही हुई, कहते हैं ना, जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो हमें पंक्चुअलिटी के साथ अपना कार्य करना है, ताकि कभी भी हमें डांट या ऐसे परीक्षा में जब कम नंबर आते हैं तो ओ ऐसा क्यों हुआ, फिर हम दुखी होते हैं। जब कभी टेस्ट हो जाता है अचानक से सरप्राइज टेस्ट, तो फिर हम अपनी मम्मी को नंबर नहीं बताते हैं, मार्क्स नहीं बताते हैं, क्योंकि वो तो पता नहीं था ना मम्मा कि आज टेस्ट होने वाला है, इसलिए ऐसा है। तो धीरे धीरे हम हर एक कार्य को प्रतिदिन करेंगे। काम करने की आदत जो है कि आज का काम हमें आज ही करना है, ये आदत अपनाएंगे तो ये आदतें हमें लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छे से रखेंगी और हम किसी भी काम को पेंडिंग रखेंगे ही नहीं। ये हमारे ब्लड में आ जाएगा। हम जुनून से एकदम कार्य को उसी समय करना ही चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो। कहते हैं ना कि जब तक हम खा रहे हैं, अर्थात जब तक हमें ये शक्ति है कि हाँ भाई हम रोटी तोड़कर खा सकते हैं, तब तक हम अपने सारे कार्य भी कर सकते हैं। ये होना चाहिए कि जरा सा हेडेक हुआ या जरा सा कोई पेन हुआ, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। अरे भाई, हम खा पी रहे हैं ना, तो हमें कार्य भी करना है। इसलिए काम को ना करने के लाख बहाने हो सकते हैं, लेकिन काम को करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हाँ, मुझे अपना काम करना है। दैट्स इट। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूं और आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर फ्री देख सकते हैं। और ये जो आपका चाहत है, आपका प्यार है, आपका स्नेह है, वो हमें दिखाई देता है। आपका और हमारा जो साथ है वो भी हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो आप सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन फ्री देता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए मेरी बात कि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं, जी हां, क्षितिज पाठ्य पुस्तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका। जी हां, कृतिका का पाठ नंबर 1 पहला पाठ है, नाम है इस जल प्रलय में। और इस जल प्रलय का अर्थ समझते हैं आप? बाढ़, खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक प्रकोप, जिससे हम अपने आप को, क्या मनुष्य नहीं बचा सकता है खुद को, यदि प्रकृति अपने विकराल रूप में आ जाए और कुछ भी ऐसा होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ यहां वहां भागने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को यह ख्याल रखना होगा कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका बहुत अच्छे से उपयोग करना होगा, अच्छे से प्रयोग करना होगा, ताकि कभी भी प्रकृति का भयंकर रूप, विराट रूप हमें देखने को ना मिले। इस पाठ में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जो उन्होंने अनुभव किया है वही इस पाठ में हम सबके साथ साझा किया है। बाढ़ सुना होगा सबने, सूखा भी सुना होगा, है ना, कि ये हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई, बड़े बड़े वृक्ष, पूरे सब कुछ तहस नहस हो गया, ये एरिया पूरा का पूरा क्षेत्र डूब गया। क्या कारण है? अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, इतने लोग चले गए, इतने लोग जान से हाथ धो बैठे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जो एरिया पहले नदी हुआ करते थे, तालाब, जंगल हुआ करते थे, उन पर धीरे 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 मनुष्य अपने पांव पसारता गया। जंगलों को काट काट कर फैक्ट्रीज या जो भी बड़े बड़े पुलों का निर्माण करता गया, ये करता गया, वो करता गया, अर्थात हम प्रकृति के एरिया को, प्रकृति के क्षेत्रफल को कम करते गए और हम अपना जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाते गए। अब क्या होगा? वो कब तक आखिर इस दोहन को सहेगी प्रकृति? कभी ना कभी तो उसको भी गुस्सा आएगा ना, क्रोध आएगा। क्योंकि जो सुना होगा आपने, देखा भी होगा, और आप सोचिए बस इस बात पर जो मैं कहने जा रही हूं, कि जो सबसे अधिक गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, बहुत अच्छे से बात बात पर भड़कते नहीं हैं, क्रोध नहीं आता है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करें।
जी, अपने आप के आसपास देखिए। मान लीजिए यदि आपने दादाजी हैं, पापा जी हैं, मम्मी हैं, दादी, चाची, सब लोग हैं। किसी ना किसी एक व्यक्ति का व्यवहार आपको सोचते होंगे ये तो हम पर गुस्सा ही नहीं करते हैं, कितने अच्छे हैं ना, जब देखो जब ये गुस्सा करते हैं लेकिन ये तो गुस्सा ही नहीं करते। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम उनसे जैसा चाहे बर्ताव करें, क्योंकि जब उनका गुस्सा आया तो हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारे साथ विनम्रता पूर्वक अपना रहे हैं अपना रवैया, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि उस विनम्रता को हम बनाए रखें, अर्थात उनके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करें ताकि उनका कभी भी विराट रूप हमें देखने को ना मिले। ठीक है, इस पाठ में कवि लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी ने पूरा वर्णन किया है कि जब वो वहां गए उस क्षेत्र में, और लेखक या कवि तो अपने साथ कलम और विचारों का बिल्कुल ताना बाना लेकर चलते हैं, तो उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय, उसके बाद उनके अनुभवों को देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि इस बाढ़ के अनुभव को भी जान सकें और साथ ही साथ इसमें जो शिक्षा निहित है, जो हिडन एजुकेशन है कि व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यस ये बातें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि हम कभी अब आगे चलकर उस रास्ते पर ना जाए जिनसे खतरनाक सी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, आइए चलिए। जीवन परिचय फणीश्वर नाथ रेणु जी, और हम हर एक हिंदी के साहित्यकार को, रचनाकार को, उपन्यासकार को, निबंधकार को, कहानीकार को, कविताकार को, सबको हम नमन करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की और विश्व में इसका परचम फहराया। फणीश्वर नाथ रेणु जन्म हुआ था 4 मार्च सन 1921 को ओरानी हिंगन्ना जिला पूर्णिया बिहार में। आप आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। देखिए, अब पता है कि कौन शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर सकता है, जिसने शोषण सहा हो, जो स्वयं उस शोषण का शिकार हुआ हो। वो कहावत सुनी है आपने, जाके पांव न पड़े विवाई वो का जाने पीर पर आई, अर्थात जिसने कभी दुख देखा ही नहीं होगा उसको क्या पता कि दुख होता क्या है। जिसके पैर में कभी कांटे चुभे ही नहीं होंगे उसको क्या पता कि कांटे चुभने का दर्द क्या होता है। अर्थात वही व्यक्ति सही से बता सकता है कि कांटा चुभने पर ये होगा, तो आप रास्ते पर संभल के चलिए। तो हमें उस व्यक्ति की बात माननी होगी ताकि हमें वो दुख ना हो, हमें वो दर्द ना हो। और यदि हमने उस बात को इग्नोर कर दिया, ये तो ऐसा ही कहते रहते हैं, आदत है इनकी कहने, तो फिर हमें जो दर्द होगा वो असहनीय होगा। तो इन्होंने हमेशा ही अपनी रचनाओं में शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष किया है, और उन्होंने अपने निजी जीवन में भी यही किया होगा। क्योंकि अक्सर कवि और लेखकों की जो रचना रहती है, हमें क्या लगता है, कल्पना है, कवि का काम लिखना है, लेखक का काम कहानी लिखना है। लेकिन हमें ये सोचना है कि जो भी कवि या लेखक होते हैं ना, वो अपने निजी जीवन की बातों को ही हमारे साथ साझा करते हैं और हमें लगता है कि सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रसंग में सोशलिस्ट पार्टी से जा जुड़े व राजनीति में सक्रिय भागीदारी की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। सन 1950 में नेपाली दमनकारी रणसत्ता के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार भी रहे। सन 1954 में मैला आंचल उपन्यास प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात हिंदी के कथाकार के रूप में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली। अभूतपूर्व मतलब एकदम छाप छोड़ने वाली। ठीक है, जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और सत्ता द्वारा दमन के विरोध में पद्मश्री का त्याग कर दिया। क्या कोई होगा ऐसा जिसको अवार्ड मिल रहे हों या जिसको कोई वाहवाही मिल रही हो और उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए? तो कोई ऐसे विरले व्यक्ति होते हैं, अनोखे व्यक्ति होते हैं जिनको पुरस्कार या उससे कोई लेना देना नहीं होता। उनका कार्य है काम करते जाना, और उनका अर्थ यह कि मुझे यदि पुरस्कार मिल भी जाएगा तो ये सिर्फ मेरे लिए होगा, लेकिन मैं जो रचनाएं कर रहा हूं वो समाज के हित के लिए कर रहा हूं। हिंदी आंचलिक कथा लेखन में सर्वश्रेष्ठ। देहांत हुआ इनका 11 अप्रैल सन 1977 को। पटना में इन्होंने अंतिम सांस ली। साहित्य सृजन, कहानी संग्रह ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतया, कलंक मुक्ति, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, संस्मरण, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, रिपोर्टाज, नेपाली क्रांति कथा कहानी, मारे गए गुलफाम। ये जो रचनाएं है ना,
इनको ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि ये जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे और जहां हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं तो रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आप याद से, ध्यान से इन रचनाओं को याद रखिएगा। पर बहुत चर्चित हिंदी फिल्म तीसरी कसम बनी, जिसे अनेक पुरस्कार मिले। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम, जिसमें राजीव कपूर, हाँ, राज कपूर जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, वहीदा रहमान जी नायिका थी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, वो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा ही रचित थी। अब सुनिए ध्यान से, इस जल प्रलय में आप एक चित्र देख सकते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया है, कृतिका का पहला चैप्टर। इस जल प्रलय में लेखक ने अपने निजी अनुभवों को हम सबके साथ साझा किया है कि किस तरह से जब उन्होंने बाढ़ को देखा प्रत्यक्ष रूप से कि क्या होने लगा, सब लोग अपने अपने यहाँ वहाँ जाने लगे, घरों के ऊपर जो बालकनी रहती है उन पर सामान रखने लगे, आलू, दिया सलाई, ये सारी आलू सब्जी, क्यों मतलब जो आलू सब्जी रहती है ना वो कई दिनों तक रह सकती है, तो सब लोग ऐसी ऐसी चीजें एकत्रित करने लगे जो कई दिनों तक सुरक्षित रह सकती हैं, जिनको खाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी बातों को यहाँ पर साझा किया है जो हम भी अपने आप को कोरिलेट कर सकते कि हाँ ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, जब भयंकर रूप ले लेती है वर्षा, और जब नदियों में, समुद्र में और जो भी डैम होते हैं उनमें पानी आ जाता है अपने उफान पर, फिर वो किसी के रोके नहीं रुकता, फिर प्रकृति करती है तांडव, और उस तांडव से मनुष्य में मच जाती है त्राही त्राही। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो ध्यान से सुनिए मेरे साथ, अब मैं पढ़ रही हूं। ठीक है, प्रस्तुत रिपोर्टाज, रिपोर्टाज अर्थात समझते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में रिपोर्ट राइटिंग होती है वैसे ही हिंदी में रिपोर्टाज, जिसमें हम डेट वाइज लिखते हैं कि ये तब हुआ, ये कब हुआ, ऐसा जब हुआ, ऐसा तब हुआ। ठीक है, प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब प्रश्न अभ्यास आएगा तो उत्तर आप देंगे। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। ठीक है, मतलब वो पटना में रहते हैं जहां पर कोसी ये सब नदियों के नाम है, पनार, गंगा और महानदी की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाजा लग जाता है। किससे? लोगों की भीड़ से, बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंड, क्योंकि भूमि बंजर है लेकिन फिर भी बेचारे जानवर अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ से त्रस्त होकर ये यहां पर आए हैं। सन 1967 सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक की डूबने की खबर सुनाई देती रही थी। कब की बात की उन्होंने, डेट लिखी है, सन लिखा है सन 1967 में। लेखक बाढ़ के प्रभाव एवं प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकल गए कि देखें तो आखिर क्या मंजर बना हुआ है, बाढ़ से क्या प्रभाव पड़ा है। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। अब लेखक का काम है, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी आती है कि और क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, ये सारी बातें। तो वो जहां भीड़ खड़ी हुई थी उन लोगों के पास वो पहुंच गए। शाम के लगभग 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। रेडियो जब हुआ करता था और उसमें समाचार आते थे, श्रव्य माध्यम था, सुनने का सबसे अच्छा माध्यम था रेडियो। वहां पर पान की दुकान पर एक रेडियो था जिसमें समाचार आ रहे थे, तो सब लोग उसको सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी और जो उसका स्तर है उसमें निरंतर बढ़ोतरी आ रही है। अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई। आप सुनिए मेरी बात, कि जब लोगों ने सुना समाचार में कि पानी लगातार बढ़ रहा है, पान वाले की और बिक्री बढ़ गई, उसके पान अधिक बिकने लगे। क्यों? लोगों ने सोचा अब तो बाढ़ आएगी, अब कहां कहां भागना पड़ेगा, पान भी खा लें थोड़ा, ये सारी बात है। केवल लेखक को ही दुख हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएंगे। ऐसा कह रहे थे। लेखक अपने फ्लैट में ही घुसे ही थे कि लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी है ऐलान करती जा रही थी। क्या भाइयों, ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर,
कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा। अनाउंसमेंट हो रहा था, ऐलान हो रहा था कि भाइयों ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। अतः आप सब सावधान हो जाएं, सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखने की योजनाएं बनाएं। रात में देर तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद ही नहीं आती है क्योंकि माहौल तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं। जब उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है, अनाउंसमेंट उन्होंने सुना और उन्होंने सोचा चलो मैं कुछ लिख देता हूँ। और लिखने को जैसे ही वो रेडी हुए तो उनके मस्तिष्क में, दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताजा हो गई। कब की? सन 1947 की। ठीक है, मनिहारी, तपूर्णिया, अब कटिहार जिले में बाढ़ आई थी। अब वो अपने उस समय की बात सोचने लगे कि एक बार हाँ तब भी तो बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा और दियासलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहां गए थे। 1947 की बात उनको याद आ गई कि जब बाढ़ आई थी तो लोगों की सहायता करने के लिए वे अपने गुरुजी के साथ किस तरह से पहुंचे थे। क्योंकि कहते हैं ना कि जो सिचुएशंस, जो कंडीशंस आसपास दिखाई देती हैं तो हम अपने आप को कोरिलेट करने लगते हैं और बिल्कुल ना चाहते हुए अपने आप हमारे मस्तिष्क में वो एकदम सीन क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद सन 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरसाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि हाँ बाढ़ आई थी तो कितना खतरनाक मंजर था, ये किया वो किया, वहां गए, लोगों को सहायता प्रदान की, इस तरह से वो बातें मतलब सोचते जा रहे हैं। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया था। तभी की बात सोच रहा है वो, सन 1947 की, कि जब बाढ़ आई थी लोगों की कितनी सहायता की थी उन्होंने। तो एक बीमार व्यक्ति था, नाव पर वो लोगों की हेल्प कर रहे थे, तभी एक बीमार व्यक्ति के साथ उसका कुत्ता भी चढ़ गया। तब जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेश बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। जो भी मिलेगा बाढ़ में खाने के लिए वो खाएंगे लोग। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। मतलब नट रहते हैं ना, नट आप समझते हैं, जो जैसे रस्सी पर चलने वाले, करतब दिखाने वाले, नट कहते हैं उनको। ठीक है, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, शायद ओरिजिनल भी देखा हो कि कहीं कहीं किसी किसी चौराहे पर लोग आते हैं, बच्चे भी रहते हैं, रस्सी बांध दी जाती है, फिर रस्सी पर बच्ची को चलते हुए देखा होगा आपने। तो ऐसे नट खेल दिखाने आते हैं। तो उसी तरह का एक काला कलूटा मतलब एक व्यक्ति था, वो लाल साड़ी पहनकर दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था, एक्टिंग कर रहा था। फिर एक बार सन 1967 की बाढ़ में पुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया। अब ये थी उनकी यादें, कब की? 1947 की। फिर वो वर्तमान स्थिति में आ गए हैं। ठीक है, फिर एक बार सन 1967 की बाढ़ में नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी तरीके से घर बैठे कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली हुई थी और नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एस्प्रेसो तैयार कर रहे थे। और दूसरी ओर एक लड़की रंगीन पत्रिका भी पढ़ रही थी तथा फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था। ओहो, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा, गाना सुना है आपने? लिखा है यहाँ पर ना। तो इस तरह से ओ जी, और एक युवक द्वारा युवती के घुटने पर कोहनी टेक कर मनमोहक डायलॉग बोला जा रहा था। वहां भी सब अपने अपना मतलब एंजॉय कर रहे थे, कोई आनंद उठाने के लिए आया था, कोई लुत्फ उठा रहा था, मतलब अपने अंदाज में सब लोग समय व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब उनकी नाव गोल घर पहुंची तब अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों द्वारा एक ही साथ किलकारियों, सीटियों और फप्तियों की ऐसी वर्षा की गई कि उन फुहड़ युवकों की सारी शैतानियत तुरंत गायब हो गई। ठीक है, रात के 2:30 बजे का समय था। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। लेखक सोचते सोचते रहे कि मैं लिखूं, क्या क्या लिखूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। और फिर वो अपने पास्ट में चले गए, 1947 में चले गए, जबकि वर्तमान 1967 की बात है। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी सोचा कि वे उनके गुरुजी और भी जो लोग थे उनके साथ बाढ़ वाले जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको नाव में हेल्प करने गए। कोई यहाँ गया, कोई उन्होंने दिया सलाई दी, किसी की बहुत सारे जो भी उनको सामग्री देनी थी वो दे चुके थे। ठीक है,
अब वो सो गए और जब सुबह 5:30 बजे लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सब जाग चुके थे और पानी उनके मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। बाढ़ का पानी घरों तक आ चुका था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ाना उन्होंने पहली बार देखा। ये एक ऐसा मंजर था जब लेखक डर रहे थे मन में कि अच्छा, बाढ़ वैसी थी या बाढ़ ऐसी है। अचानक से जब प्रकृति अपने प्रकोप पर आ जाती है ना, तो किसी की नहीं चलती है। कहते ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को अपनी लालसाओं को कंट्रोल करना होगा, वश में करना होगा। प्रकृति आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन लालसाओं की कभी नहीं। और जब प्रचंड प्रकोप या खतरनाक रूप ले लेती है, फिर तो कुछ नहीं कर सकता मनुष्य यूं तो बड़ा शक्तिमान बना फिरता है, घूमता है और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य का ही बुरा करने लगता है, सोचने लगता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये जो जीवन है ना, वो पल भर का भी नहीं है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए सबके साथ हंस मिलकर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, आपसी भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद लोग हमें अच्छे से याद कर सकें कि गया व्यक्ति लेकिन व्यवहार बड़ा अच्छा था। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, भला गया बोझ कम हुआ, ऐसे डायलॉग्स भी मिलते हैं। तो हमने जब प्रभु ने हमें मनुष्य योनि में भेजा ही है, तो उस मनुष्य में मानवता, मनुष्यता जो के गुण हैं वो अवश्य हमारे मन में विद्यमान होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, उनको समझें। और मनुष्य ही मनुष्य की भावनाओं को नहीं समझेगा तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा। ये जो बाढ़ हैं, और बताइए कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो खतरनाक तरीके से विकराल रूप धारण कर लेती हैं, और तब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता। ना वहाँ धन दौलत काम आती है, ना विज्ञान कुछ काम आता है। हवा यदि खतरनाक से तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तब भी नहीं। और भी ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप हैं जो आ जाते हैं तो मनुष्य में त्राही त्राही मच जाती है। कब गांव या शहर के शहर डूब जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, पलक झपकते ही यहाँ कुछ था और यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि व्यक्ति के कर्म ही उसको बचाते हैं। कर्म जैसा हम करेंगे, प्रतिफल हमें वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें सदकर्म पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। जब हम सदकर्म पर चलते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो वहाँ जो लोग हमें मिलते हैं वो भी सदकर्म वाले ही मिलते हैं। तो हमारी जो संगति है, हमारा जो क्षेत्रफल है, हमारा जो एरिया है, वो भी अच्छा रहता है। आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना होगा और आपके मस्तिष्क में भी कभी बाढ़ का दृश्य आपने देखा हो, कहीं की यात्रा आपने की हो, तो वो जरूर आपके मस्तिष्क में कौंध गए होंगे वो विचार। तो उन विचारों को लिखिएगा। इसी तरह से मैं हर एक वीडियो को आपके लिए प्रस्तुत करती रहूंगी, जिसमें ना केवल हम किताबी बातें ही करेंगे, बल्कि उनसे जुड़े सभी प्रकार के नैतिक मूल्य अर्थात मोरल वैल्यूज की चर्चा भी करते रहेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन लाया ही है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री देख सकते हैं। यहां पर हम किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात ना कर रहे हैं और ना ही कभी भविष्य में करेंगे, तो अपने मस्तिष्क में किसी प्रकार का डाउट आप मत पालिएगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आप देख सकते हैं। जो भी आपको मीडियम चयन करना हो, सिलेक्ट करना हो, बिल्कुल आप टाइप कर दीजिए। जैसे आपको देखना है हिंदी मीडियम में तो गणित हो, विज्ञान हो, जो भी सब्जेक्ट कहा ना, सभी सब्जेक्ट से ऑनलाइन वीडियोस आपके लिए हैं। हिंदी का वीडियो की बात करती हूं मैं, लाली मैडम है तो हिंदी है ना, हिंदी है तो लाली मैडम है यहाँ। जैसे आपको देखना है क्लास 9th हिंदी लाली वर्मा, आपने टिक किया, क्लिक किया, टाइप किया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, क्या आपका पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को जानना चाहते हैं या विषय का संपूर्ण विवरण जानना चाहते हैं, पाठ का सार, एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना चाहते हैं, तो जो भी आपको देखना हो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्लेलिस्ट पर सेट किया गया है। जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, वीडियो आपके सामने आएगा और जो भी आपको वीडियो देखेंगे ना, तो वो आपको पसंद जरूर आएगा, अर्थात समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टेड भी होगा, इतना मैं आपसे जरूर कहती हूं। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह से हमारा और आपका साथ बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा वीडियो रहेगा? यस, इसी पार्ट के एनसीईआरटी समाधान के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।